सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन अल्ट्रा के बारे में। ये कहानी है एक आम लड़के की जिसे पता लगता है कि सीआईए ने उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बाद वो एक हथियार बन चुका है सीआईए के, और अब सीआईए उसका इस्तेमाल करना चाहती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम माइक होवेल नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे अभी पुलिस वालों ने पकड़ रखा है और उसका इंट्रोगेशन हो रहा है। जल्दी उसके सामने आता है एक इंट्रोगेटर और एक के बाद एक सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। तभी कमरे के बाहर हम एक और आदमी को देखते हैं जो इनकी बातों को सुन रहा है। माइक इनके सवालों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा है। फिर वो पिछले कुछ दिनों की बातों को याद करने लगता है और हमें वो सारे सबूत देखने को मिलते हैं जितने भी सबूत माइक के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक। फिर हमारे सामने आता है वेस्ट वर्जीनिया का दृश्य। हम माइक को देखते हैं एक छोटे से घर में जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड फीबी के साथ रहता है। माइक प्यार करता है फीबी से और भविष्य में उसी के साथ शादी भी करना चाहता है। इसके लिए माइक ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। बहुत समय से वो हवाई के लिए पैसे जोड़ रहा था ताकि वो फीबी को लेकर के जाए ट्रिप पे और वहीं पर उसे प्रपोज भी करे। जल्दी ही वो दिन आ जाता है और ये दोनों पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट निकलने के लिए। लेकिन जैसे ही माइक एयरपोर्ट पहुंचता है उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। जब माइक ने शहर छोड़ने की कोशिश की है तब उसे पैनिक अटैक्स आए और वो समझ नहीं पाता है कि आखिर उसके साथ ये चीजें क्यों होती है। इसी चक्कर में उसकी फ्लाइट भी छूट जाती। तब वो फीबी के साथ वापस आने लगता है। वो देखता है कि फीबी बहुत ही ज्यादा निराश है। तब वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे पता नहीं लगता कि ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है और मैं बार बार जब भी शहर छोड़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसे अटैक्स क्यों आते हैं। फीबी निराश होने के बावजूद कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती है। वो माइक को माफ कर देती है और एक बार फिर से माइक अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाता है। वो एक छोटे से स्टोर में क्लर्क के रूप में काम करता है। दिन भर वो यहीं पर रहता है। जब भी उसे बोरियत होती है तब वो अपनी डायरी में स्केचेस बनाने लगता है। माइक को एक कॉमिक बुक बनानी है। जब माइक स्टोर में ज्यादा बोर हो जाता है तब वो आता है बाहर स्मोक करने के लिए। इसी बीच हम देखते हैं कि सीआईए वालों ने नजर रखा हुआ है माइक। फिर हमें पूरी बात पता लगती है कि माइक सीआईए के अल्ट्रा प्रोग्राम का हिस्सा था जहाँ पर उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। लेकिन माइक को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं कि उस पर कब एक्सपेरिमेंट हुआ और एक्सपेरिमेंट के बाद वो क्या बन गया है। इसी बीच हमारे सामने आता है सीआईए के हेडक्वार्टर का दृश्य। यहाँ पर हम विक्टोरिया नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को देख रहे। तभी पीटर नाम का एक आदमी आता है विक्टोरिया के पास और उसे बाय बोल के घर के लिए निकल जाता है। तब विक्टोरिया का फोन बजता है। जैसे ही वो फोन उठाती है उसे बताया जाता है कि अल्ट्रा प्रोग्राम का जो टफ गाय था वो एक्टिवेट हो चुका है, इसीलिए कैसे भी करके हमें उसे 2 दिनों के अंदर मारना पड़ेगा। तब विक्टोरिया चौंक जाती है और वो समझ नहीं पाती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसी बीच हम माइक को देखते हैं। माइक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि अब सारे लोग उसे मारने वाले हैं 2 दिन में। माइक अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता रहा है। तभी विक्टोरिया पहुंचती है एड्रियन नाम के एक एजेंट के पास। उसे बताती है कि हमारे एक एजेंट को मारने की साजिश हो रही। हमारा काम एजेंट्स को बचाना है, ना कि उन्हें मारना। हम ऑलरेडी उस पर बहुत सारा खर्चा कर चुके हैं। अगर हम उसे मार देंगे तब वो हमारे किसी भी काम का नहीं रहेगा। इन बातों को सुनने के बाद एड्रियन कहता है कि मैंने उसकी फाइल देखी, हमें उसे कैसे भी मारना पड़ेगा वरना भविष्य में वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उसने बहुत बार शहर छोड़ने की कोशिश की लेकिन हमने कभी भी उसे शहर नहीं छोड़ने दिया है। वो भी एक्टिवेट हो चुका है। अब वो चाहे तो वो शहर भी छोड़ करके जा सकता है। तब हमारे लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। मैं उसे आज ही मरवाऊं और तुम चाह करके भी उसे नहीं रोक सकते। तब विक्टोरिया परेशान हो जाती है। इसी बीच हम माइक को देखते हैं जो फीबी के साथ गया हुआ है कंट्री साइड। ये लोग बैठे हैं बाहर के एक पार्क में। दोनों ने बहुत ही ज्यादा नशा कर लिया है। वो एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। तभी माइक देखता है कि पास में एक टो ट्रक आया हुआ है। एक कार आकर के टकरा गई थी पेड़ से, उसे ही वो लोग उठा के लेकर के जा रहे हैं। तब माइक नशे की हालत में बात करने लगता है फीबी से और बात करता है कि आखिर पेड़ और कार के बीच क्या रिश्ता हो सकता है। वो कहता है कि ये कार बहुत ही खास है। ये कार दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। वो कभी भी एक जगह पर नहीं रुकती है। उसका जहाँ मन है वहाँ जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पेड़ हमेशा से ही यहाँ पर है। आज से पहले उसका कोई काम नहीं था। आज उस पेड़ ने उस गाड़ी को रोका। बस इन दोनों के बीच यही रिश्ता है। इन बातों को कहने के बाद वो भावुक होता है और अपनी तुलना करता है पेड़ से और फीबी को वो कार बताता है। उसका कहना है कि माइक ने अपने पूरे जीवन में कुछ नहीं किया। वो यहीं का यहीं पड़ा हुआ है उस पेड़ की तरह और फीबी उस कार की तरह है जो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। उसके पास पूरी की पूरी आजादी है। लेकिन माइक ने उसे पेड़ की तरह रोक करके रखा है। जब फीबी इन बातों को सुनती है तब वो माइक को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो माइक को संभालती है और लेकर के आती है घर। फिर ये दोनों सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तब माइक फीबी से झूठ बोलता है और कहता है कि आज मुझे स्टोर पर पहले जाना है, इसीलिए मैं पहले जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो चला जाता है यहाँ से और जाकर के मिलता है अपने दोस्त से जिसका नाम है रोज। उसने रोज को पटाखे लाने के लिए कहा था। यहाँ पर पटाखे जलाना इलीगल है। फिर भी रोज उसके लिए पटाखे लेकर के आया है। माइक का हवाई वाला प्लान फेल हो गया। फिर भी वो फीबी को प्रपोज करना चाहता है, वो भी अपने स्टाइल में। वो सारे पटाखे लेता है और चला जाता है अपने स्टोर की तरफ। तब शाम में यहाँ पर
विक्टोरिया आती है। थोड़ी देर वो स्टोर में घूमती है और अंत में माइक के पास आकर के उसे पूरी बात बताती है कि आज शाम में तुम्हें कुछ लोग यहाँ पर मारने आएंगे, तुम्हें अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी और मैं जानती हूँ कि तुम इसके लिए कैपेबल हो। इतना कहने के बाद वो बार बार कोड्स को रिपीट करने लगती है, जिन कोड्स की मदद से माइक एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन माइक के शरीर में कुछ भी नहीं होता और माइक बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये औरत क्या बोल रही है। वो बस उसे घूर रहा होता है। तब बहुत बार कोशिश करने के बाद विक्टोरिया यहाँ पर सॉरी कहती है माइक और निकल जाती है। उसे लगता है कि माइक सच में एक फेल एक्सपेरिमेंट है, उसके ऊपर अल्ट्रा प्रोग्राम का कोई भी असर नहीं हुआ है। जैसे ही वो यहाँ से निकलती है, थोड़ी देर के बाद माइक भी आता है स्टोर से बाहर। तब वो देखता है कि यहाँ पर दो लोग हैं जो उसके गाड़ी के पार्ट पुर्जों को अलग कर, फिर वो उन्हें रोकता है। वो माइक को देखते ही माइक की तरफ आने लगते हैं। वो समझ जाता है कि ये लोग उसे मारने आ रहे हैं। तब माइक एक्टिवेट हो जाता है। जो कोड विक्टोरिया ने पहले बोला था, उस कोड ने अभी अपना काम दिखाना शुरू किया है। माइक के सारे सेंसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे ही ये कातिल उसके पास आता है, वो उसके चेहरे पर सूप फेंक देता है और दूसरे के आते ही उस पर भी हमला कर देता है। थोड़ी देर तक इनसे लड़ने के बाद वो एक स्पून घुसा देता है पहले कातिल के गले में और दूसरे की बंदूक छीन करके उसे ही शूट कर देता है। शूट करने के बाद माइक को बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि उसने ये क्या किया और आखिर वो दो लोगों से लड़ा तो लड़ा कैसे, और इन्हें मारने में उसने दोबारा नहीं सोचा। तब वो परेशान हो जाता है और कॉल करता है फीबी। फीबी अभी भी काम कर रही है। माइक उसे पूरी बात बता देता है। तब फीबी आती है स्टोर के पास। जब वो दो लोगों की लाशों को देखती है तब वो भी कंफ्यूज हो जाती है और माइक को कहती है कि आखिर ये लोग तुम्हें मारने क्यों आएंगे, मुझे बिल्कुल भी ये बात समझ में नहीं आ रही। तभी यहाँ पर टाउन का शेरिफ आ जाता है और दोनों को अरेस्ट करके लेकर के जाता है पुलिस स्टेशन। इसी बीच हम एड्रियन को देखते हैं, जिसे बताया जाता है कि माइक ने उनके दो एजेंट्स को मार दिया। तब एड्रियन समझ जाता है कि विक्टोरिया ने ही एक्टिवेट किया है माइक। वो सबको कहता है कि इस शहर को सिक्योर करने की कोशिश करो और अपने सबसे खतरनाक एजेंट्स को भेजो मारने के लिए माइक को। तब हम दो एजेंट्स को देखते हैं जिनका नाम है क्रेन और लाफर। ये दोनों आते हैं पुलिस स्टेशन के पास ताकि वो माइक को मार सके। इसी बीच फीबी बात करती है माइक से और कहती है कि मुझे सब कुछ बताओ कि आखिर क्या हुआ, तुम्हें ये बात कैसे पता लगा कि वो दोनों तुम्हें मारने आ रहे हैं। तब माइक बताता है विक्टोरिया के बारे में कि शाम को एक औरत आई थी पास और मेरे सामने आकर के वो कोट्स बड़बड़ाने लगी। माइक को अभी भी वो सारे कोट्स याद हैं, इसीलिए वो चौंक जाता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। अमूमन उसे चीजें याद नहीं रहती हैं। तब शेरिफ पूछताछ करने लगता है माइक से कि आखिर उसने उन दोनों लोगों को क्यों मारा, लेकिन इनकी आधी बात होती है। तभी यहाँ की बिजली चली जाती है और दोनों एजेंट्स चले आते हैं अंदर। क्रेन अंदर घुसते ही चारों तरफ गोलियां चलाने लगती है। उसके सामने जो भी ऑफिसर आता है वो उसे वहीं के वहीं मार गिराती है। लेकिन लाफर आता है माइक के पास, वो खुद मारना चाहता है उसे। इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई हुई है, लेकिन माइक भारी पड़ता है लाफर और उसे बेहोश करके निकल पड़ता है आगे के। तभी हम क्रेन को देखते हैं जिसने ज्यादातर ऑफिसर को मार दिया है। आखिरी ऑफिसर को जब वो मारने जाती है तभी यहाँ की बिजली आ जाती है और वो कैमरे में देखती है कि माइक और फीबी यहाँ से भाग रहे हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तब क्रेन आती है इनके सामने और फेंकती है माइक की तरफ एक ग्रेनेड को, लेकिन माइक बड़े ही आसानी से ग्रेनेड को पकड़ लेता है और उल्टा फेंक देता है क्रेन की तरफ। जैसे ग्रेनेड ब्लास्ट होता है, क्रेन बेहोश होकर के वहीं पर गिर जाती है। लेकिन अब फीबी कैसे भी शहर छोड़ना चाहती है। तब माइक उसे समझाता है कि मैं चाह के भी ये नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि जब भी मैं शहर छोड़ता हूँ तो मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ यहाँ से बाहर। इसी बीच हम विक्टोरिया को देखते हैं जो शहर छोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर जगह नाकाबंदी करके रखा गया है, कोई भी शहर छोड़ करके नहीं जा सकता। तब विक्टोरिया कॉल करती है एड्रियन और उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब एड्रियन कहता है कि हमने एक झूठी कहानी बनाई कि पूरे शहर में वायरस फैला हुआ है ताकि कोई भी शहर से बाहर ना जा सके और हम आसानी के साथ मार सके माइक को। मैंने अपने बेस्ट एजेंट को लगा रखा है उसके पीछे। तब विक्टोरिया फोन रख देती है और कॉल करती है अपने असिस्टेंट पीटर को। उसे कहती है कि मेरे लिए हथियार और जितने भी एजेंट्स एड्रियन के लिए काम कर रहे हैं उनकी फाइल भेजो। तब पीटर भी ऐसा ही करता है। जैसे ही विक्टोरिया को फाइल मिलती है उसे पता लगता है कि एड्रियन ने इन लोगों को पागल खाने से ला करके अपनी टीम में भर किया है और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया है ताकि वो उन्हें हथियार बना सके। तभी हम एड्रियन को देखते हैं जो पहुंचता है कैंप के पास। उसने बहुत सारे एजेंट्स को इकट्ठा कर रखा है जो माइक को मार सकते हैं। यहीं पर लाफर भी है, वो भी आने वाला है माइक के पीछे। तभी हम माइक को देखते हैं जो फीबी को लेकर के जा रहा है रोज के घर पे ताकि ये लोग वहाँ पर सुरक्षित रह सके। जैसे ही ये दोनों रोज के घर पे पहुंचते हैं इन्हें पता लगता है कि टीवी पर हर जगह यही खबर आ रही है कि माइक और विक्टोरिया ने वो वायरस फैलाया है पूरे शहर में। इस वायरस की शुरुआत हुई है बंदरों से। जब रोज इस खबर को देखता है तब वो माइक और फीबी को कहता है कि मुझसे दूर रहना, मुझे पता है कि तुम दोनों इन्फेक्टेड हो चुके हो। इतना कहते ही वो उन्हें ले जाकर के नीचे बंद कर देता है बेस में। लेकिन थोड़ी देर के बाद एड्रियन की टीम को ये बात पता लग जाती है कि माइक कहाँ पे है। तब वो भेज देता है सारे एजेंट्स को यहाँ पे। एक एजेंट आता है और टॉक्सिक गैस का पाइप लगा देता है बेस की तरफ ताकि अंदर सबका दम घुटने लगे। थोड़ी देर के बाद कुछ एजेंट्स जाते हैं अंदर और हमला कर देते हैं माइक और तब माइक उनसे लड़ने लगता है। जैसे ही फीबी को मास्क देता है वो एक मास्क उठा करके पहन लेती है। तभी हम माइक को देखते हैं जिसे एक केटलबेल नजर आता है। वो केटलबेल उठाता है और उससे मार गिराता है एक और एजेंट। तब ये दोनों भागते हुए आते हैं बाहर। बाहर आते ही फीबी की नजर उस आदमी पे पड़ती है जो अंदर गैस भर रहा है। तब वो उसे मार
गिराती है। लेकिन अब धीरे धीरे हालत खराब हो रही है माइक की। वो बेहोश होकर के नीचे गिरने लगता है। तब फीबी उसे संभालती है और बताती है कि ये कौन सा गैस था। वो कहती है कि अगर तुम बेहोश हुए और तुम्हारी आंखें बंद हुई तब तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, इसीलिए जितनी देर तक हो सके तुम्हें जगे रहना पड़ेगा। लेकिन अब एक बार फिर से पुरानी झलकियां नजर आने लगती हैं माइक। वो अपने बचपन की झलकियां देखता है और सीआईए के अपने आखिरी इंटरव्यू को याद करता है। तब उसे याद आता है कि उसका आखिरी इंटरव्यू लेने वाला कोई और नहीं बल्कि फीबी ही थी। तब वो चौंक जाता है और फीबी को दूर हटाते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे पता था कि ये कौन सी गैस है। तब फीबी उसे पूरी सच्चाई बताती है कि वो एक सीआईए एजेंट है। 5 साल पहले उसे अपॉइंट किया गया था माइक का हैंडलर बना करके। तब से वो उसके साथ है। जैसे ही माइक इन बातों को सुनता है उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो दौड़ करके भागने लगता है यहाँ से। उसे लगता था कि इस दुनिया में उसका फीबी के अलावा कोई नहीं है और फीबी पर ही वो सिर्फ भरोसा करता था। लेकिन अब उसका ये भरोसा भी टूट गया। जैसे ही वो भाग करके अपनी गाड़ी में बैठता है, फीबी भी भागती हुई आती है उसके पास और कहती है कि मैं तुम्हें पूरी बात समझा दूं, बस एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन वो उसे कुछ समझा पाती उससे पहले एक गाड़ी आकर के पीछे से उनके गाड़ी को ठोक देती है। तब इनकी गाड़ी गिरती है नीचे। हम देखते हैं कि लाफर ने ही गाड़ी को नीचे गिराया है। वो आता है कार के पास और फीबी को खींच करके बाहर निकाल देता है, क्योंकि ऊपर से उसके पास ऑर्डर आया है कि वो फीबी को पकड़ करके लाए। फिर वो जाता है माइक के पास और उसे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी घिनौनी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इतना कहते ही वो पूरे कार पर तेल छिड़क देता है और आग लगाता है और चला आता है फीबी के पास। इसी बीच हम विक्टोरिया को देखते हैं जो चुपके से माइक को यहाँ से बाहर निकाल के लेकर के जाती है। तभी लाफर फीबी को लेकर के जाता है एड्रियन के पास। फीबी को जब पता लगता है कि एड्रियन इस केस का इंचार्ज है तब वो भी चौंक जाती है। एड्रियन फीबी को कहता है कि तुम्हारे साथी को हमने जिंदा जला दिया और तुम हमारे साथ धोखा कर रही थी, इसीलिए अब तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई। तभी दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देखते हैं जो माइक को लेकर के जाती है एक सिक्योर जगह पे और माइक को कहती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। तब माइक कहता है कि मैं किसी को नहीं पहचानता, मुझे पूरी सच्चाई जाननी है कि मैं कौन हूँ और आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। तब विक्टोरिया उसे पूरी कहानी बताती है कि मैं तुमसे पहली बार तब मिली थी जब तुम 18 साल के थे और एक क्राइम करने के बाद तुम जेल में आए थे। सीआईए ने उस टाइम एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की थी। हम ज्यादातर कम उम्र के लड़कों को भर्ती कर रहे थे जिन्हें जिंदगी में दूसरा मौका चाहिए था। तब तुम मान गए और हमने एक्सपेरिमेंट को शुरू कर दिया। जब तक एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तुम्हारे अलावा दूसरा कोई भी जिंदा नहीं बचा, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट ने तुम्हारे दिमाग पे बहुत ही गहरा असर किया। तुम परेशान रहने लगे। तब हमें ना चाहते हुए भी तुम्हारे सारे के सारे मेमोरीज को मिटाना पड़ा, लेकिन हमने तुम्हारे दिमाग में कुछ डर को डाल, जैसे कि शहर को छोड़ना और अकेला रहना, ताकि तुम पर हम हमेशा ही नजर रख सके। विक्टोरिया अभी बातें कर ही रही होती है तभी एक आदमी इन्हें देख लेता है और वो इत्तला कर देता है पुलिस वालों को इन दोनों के बारे में। जैसे ये बात एड्रियन को पता लगती है वो अपनी पूरी टीम को भेजता है उनके पीछे। वो जानता है कि अब माइक अपने घर जाएगा। उसके साथ साथ वो पीटर को कहता है कि जैसे ही वो लोग घर पे पहुंचे उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करना। तब पीटर भी तैयारी कर लेता है। वो जानता है कि विक्टोरिया भी उसके साथ है। तभी माइक और विक्टोरिया पहुंचते हैं घर के अंदर। विक्टोरिया माइक को बताती है कि फीबी का काम था कि वो तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारा ध्यान रखे। जैसे ही तुम शहर में कंफर्टेबल हो जाओ वो तुम्हें छोड़ करके चली जाए, लेकिन उसने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। फिर इनकी बातें चल ही रही होती है तभी यहाँ पर एड्रियन के आदमी आ जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं इनके ऊपर। तब विक्टोरिया एक बंदूक लेती है। वो एक टेडी बियर को साइलेंसर बनाती है और देखते ही देखते मार गिराती है कुछ सिपाही। तभी दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं। वो विक्टोरिया को मारना नहीं चाहता, इसीलिए वो एयर स्ट्राइक को भी कैंसिल कर देता है। लेकिन अब माइक छुपा हुआ है किचन के अंदर और चारों तरफ से गोलियां चल। तभी उसके सामने आकर के एक पैन गिरता है और उसके अंदर का एजेंट एक बार दोबारा निकलने के लिए तैयार है। वो पैन को फेंकता है ऊपर और उस पर गोली चलाता है, जो गोली सीधा जाकर के उस सिपाही को लगती है जो अब तक उस पर गोलियां चला रहा था। जब एड्रियन को पता लगता है कि उसके आदमी मारे गए तब वो कॉल करता है माइक के पास, लेकिन माइक बात नहीं करना चाहता है एड्रियन से। वो उसे कहता है कि मेरी फीबी से बात करवाओ। फीबी माइक को कहती है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सच्चाई ये है कि तुम वो कार हो और मैं वो पेड़ जो हमेशा से एक जगह पर ही। तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से भाग जाओ, जितना दूर जा सकते हो उतना दूर। लेकिन एड्रियन चाहता है कि यहाँ पर माइक है, इसीलिए वो फोन लेकर के काट देता है। मगर अब चाहे कुछ भी हो जाए माइक बचाना चाहता है। फिर वो सारे पटाखों को निकालता है बाहर और उस जगह पर जाता है जहाँ इन लोगों ने फीबी को बंधक बना करके रखा है। वो चारों तरफ पटाखे छोड़ता है और गाड़ी को लेकर के घुस जाता है स्टोर के अंदर। फिर अंदर भी पटाखे छोड़ता है ताकि सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए। रास्ते में उसे जो भी चीज मिलती है उससे वो एक एक करके एजेंट्स को मारने लगता है। देखते ही देखते वो हर तरफ लाशें बिछा देता है। जब एड्रियन को ये बात पता लगती है तब वो फीबी को लेकर के जाने लगता है और लाफर को कहता है कि मार गिराओ उसे। तब लाफर आता है यहाँ पर माइक के पीछे। जैसे ही फीबी थोड़ा आगे जाती है वो बड़े ही चालाकी के साथ अपने हथकड़ी को खोल करके हमला कर देती है एड्रियन पर। एड्रियन बंदूक उठा करके हमला करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है
और एक रस्सी से गला दबाने लगती है एड्रियन का। तब हम देखते हैं CIA के चीफ को, जिसका नाम है रेमंड आकर के विक्टोरिया को रोकता है। वहीं दूसरी तरफ हम माइक और लाफर को देखते हैं। ये दोनों बहुत देर से लड़ रहे हैं, लेकिन माइक ने बहुत ही बुरी तरीके से लाफर की धुलाई की है और अंत में वो उसके ऊपर बंदूक भी तान देता है। तब लाफर कहता है कि मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ, लेकिन तुम अच्छे इंसान और मुझसे बेहतर एजेंट। मैं ऐसा नहीं था। CIA ने मेरे दिमाग को खराब किया है। उन लोगों ने मेरे दिमाग के साथ ऐसी छेड़छाड़ की कि मैंने अपना आपा खो दिया। मुझे सही गलत समझ में आता है, लेकिन मैं सिर्फ गलत को चुनता हूँ। मुझे मत मारो। तब माइक उसे छोड़ देता है। इसी बीच यहाँ पर फीबी आ जाती है और ये दोनों निकलते हैं बाहर आते ही इन्हें पता लगता है कि शहर की पूरी पुलिस यहाँ पर आ चुकी है और स्वाट टीम भी। ये दोनों अभी सबके निशाने पर हैं। तब माइक इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करता है। वो बैठता है अपने घुटने पर और फीबी को प्रपोज करता है। तब फीबी हाँ कह देती है। इसी बीच पुलिस वाले उन पर टेजर चला देते हैं। ये दोनों बेहोश होकर के गिर जाते हैं जमीन पर। तब हमारे सामने आता है जंगल का दृश्य। हम विक्टोरिया और एड्रियन को देखते हैं। ये दोनों घुटनों पर बैठे हैं। रेमंड इनके सामने है। वो इन दोनों को कहता है कि तुम दोनों को सजा मिलेगी। तुम लोगों की गलती की वजह से इतने सारे लोग मारे गए हैं। तब एड्रियन खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये सारी गलती विक्टोरिया की। सारी चीजों के लिए वो विक्टोरिया को ही ब्लेम करता है। तब रेमंड कहता है कि तुमने मेरे बिना परमिशन के इस मिशन को शुरू किया है। इतना कहते ही वो सीधा 2 गोलियां मारता है एड्रियन को। तब यहीं पर एड्रियन की मौत हो जाती है और विक्टोरिया को कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने भी इलीगल रास्ते का इख्तियार किया। विक्टोरिया कहती है कि माइक एक बहुत ही बेहतरीन एजेंट है। उसने हमारे सबसे काबिल 17 एजेंट्स को मार गिराया। हम उससे वो करवा सकते हैं जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं है। तब इन बातों को सुनने के बाद रेमंड भी मान जाता है और कहानी आती है वर्तमान समय में, जहाँ पर माइक को इंट्रोगेट किया जा रहा है। लेकिन अब वो कैदी नहीं है, उसे एजेंट माइक कह के लोग बुला रहे हैं। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और हमारे सामने आता है 6 महीने बाद का दृश्य। हम फीबी और माइक को देखते हैं वेकेशन पर। जब फीबी एक होटल में होती है तभी हम देखते हैं विक्टोरिया को, जिसने इन लोगों पर नजर रखा हुआ है। जैसे ही माइक लिफ्ट में जाता है, कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और लेकर के जाते हैं बेस में। तब हमें पता लगता है कि इन दोनों को भेजा गया है मिशन पे। माइक को अपने आसपास जितनी भी चीजें नजर आती हैं, वो समझ जाता है कि इनका हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है और हमला कर देता है इन सारे लोगों पर। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।